गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी जल्दी से बताइए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी लास्ट टॉपिक बताएं जल्दी से, क्या पढ़ा था हमने, फटाफट फिर शुरू करते हैं। ओके, सूर्य डायनेस्टी कंप्लीट कर ली थी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे मुगल डायनेस्टी। जो हम मेडिवल इंडिया में पढ़ रहे हैं 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक। जी हाँ, सूर्य डायनेस्टी हम कंप्लीट कर चुके थे, शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में हम पढ़ चुके थे। चलिए नेक्स्ट मुगल एम्पर डिस्कस करेंगे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसका रूलिंग पीरियड रहा 1556 से 1605 तक। मुगल डायनेस्टी का सबसे महान मुगल बादशाह माना जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को, और ही इज कंसीडर्ड एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। इसी को कहा जाता है भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि मुगल साम्राज्य को एक नया आयाम और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला ही कौन हुआ? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। शासनकाल काफी लंबा था, 49 ईयर से भी ज्यादा अकेले शासन किया। किसने? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। चलिए अकबर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं अकबर वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर इन 1542 इन अमरकोट, राजस्थान। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में राजस्थान के अमरकोट नामक स्थान पर हुआ। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज, और इसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज बदरुद्दीन। दोस्तों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 1556 में जब मृत्यु हुई या डेथ हुई किसकी? हुमायूं की। और हम सब जानते हैं अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिर जाने के कारण दिल्ली में 1556 ईस्वी में डेथ हुई थी हुमायूं की। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई दिल्ली में, तो उस समय अकबर की उम्र हम सब जानते हैं मात्र कितनी थी? 13 वर्ष। और उस समय अकबर दिल्ली में नहीं था, और अगर दिल्ली में नहीं था तो वो कहां पर था? ध्यान रखेंगे, वो हुमायूं के सेनापति बैरम खान के साथ एक मिशन पर था, जो मिशन अफगानियों के खिलाफ चल रहा था। और कहां पर? पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर। पंजाब के गुरदासपुर में ही एक स्थान था कालानौर, वहीं पर 13 वर्षीय अकबर या जलालुद्दीन या बदरुद्दीन हुमायूं के साथ एक मिशन कर रहा था पंजाब में। और उधर दिल्ली में अचानक से एक्सीडेंटली डेथ हुई हुमायूं की, और जैसे ही हुमायूं मरा तो अचानक से मुगल साम्राज्य का जो तख्त था, जो सिंहासन था, जो थ्रोन था, वो वेकेंट हो गया, वो खाली हो गया, क्योंकि उत्तराधिकारी केवल 13 वर्ष का था। और कहां पर था? पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर था। इसीलिए ध्यान रखेंगे, दिल्ली के सिंहासन का खाली होने का फायदा उठाया हरियाणा के रेवाड़ी के हिंदू शासक ने, जिसे हम जानते हैं हेमू के नाम से, जो इतिहास में प्रसिद्ध है हेमू के नाम से, जिसका वास्तविक नाम हेमचंद्र था। जैसे ही हेमू को पता चला कि दिल्ली का सिंहासन खाली हुआ हुमायूं की मृत्यु के बाद, तो अचानक इसका फायदा उठाकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया हेमू ने, और दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करके ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। इसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत के इतिहास में ऐसे 14 रूलर्स हुए हैं, ऐसे 14 शासक हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, और ही बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का शासक बना किस नाम से? हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से। इतिहास में 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि ली है, जिसमें 14वां विक्रमादित्य या लास्ट विक्रमादित्य ही कौन माना जाता है? हेमू माना जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला शासक था चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। और हम सब जानते हैं ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ये गुप्त वंश का सबसे महान राजा था। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण क्यों की थी? तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की ही एक पुत्री बेटी हुआ करती थी, जिसका नाम था प्रभावती। और ये जो प्रभावती थी, ये विवाह करना चाहती थी एक रूलर से, जिसका नाम था रुद्रसेन सेकंड या रुद्रसेन द्वितीय, जो दक्षिण भारत के वाकाटक वंश का राजा था। लेकिन प्रभावती से विवाह करना चाहता था रुद्रसेन थर्ड या रुद्रसेन तृतीय, जो उत्तर भारत के शक वंश का राजा था। प्रभावती विवाह करना चाहती थी रुद्रसेन सेकंड से, लेकिन प्रभावती से विवाह करना चाहता था रुद्रसेन थर्ड, जो शक वंश का राजा था उत्तर भारत के। रुद्रसेन तृतीय ने, रुद्रसेन थर्ड ने प्रभावती को परेशान करना शुरू किया, और इसी बात की कंप्लेंट प्रभावती ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय से की। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्रोधित होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसेन तृतीय, रुद्रसेन थर्ड की हत्या की और भारत से पूरे के पूरे शक वंश का अंत कर दिया। और शक वंश का अंत करने के बाद ध्यान रखेंगे, ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, जिसका विक्रम आदित्य जैसा हो। आदित्य का मतलब है सूर्य, जिसका विक्रम सूर्य देव जैसा हो, बस वही क्या कहलाता है? विक्रमादित्य कहलाता है। सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण चंद्रगुप्त सेकंड ने की, उसके बाद और कई शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और ध्यान रखेंगे, अंतिम विक्रमादित्य कौन हुआ? हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसने हुमायूं के मरने के बाद दिल्ली पर और फिर आगरा पर अधिकार किया। जैसे ही दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार हुआ हेमू का या हेमचंद्र का, आपसे सवाल पूछेंगे दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? वो द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली, ही वाज हेमू या हेमचंद्र। जैसे ही दिल्ली पर अधिकार हुआ हेमू का, इधर पंजाब में टेंशन हुई बैरम खान को, और बैरम खान ने देर न करते हुए मात्र 13 वर्षीय आयु में ही अकबर का राज्याभिषेक कालानौर नामक स्थान पर कराया। और ध्यान रखेंगे, भारत का अगला मुगल बादशाह घोषित हुआ जलालुद्दीन मोहम्मद, और जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से इसी को अगला मुगल बादशाह बना दिया गया।
इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछेंगे अकबर की ताजपोशी, अकबर का राज्याभिषेक या कोरोनेशन कहां पर हुआ था? ध्यान रखेंगे पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। यहीं पर ये जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से मात्र 13 वर्ष की आयु में भारत का अगला मुगल बादशाह घोषित हुआ। लेकिन अभी टेंशन खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगला काम क्या था? अगला काम था दिल्ली का सिंहासन और आगरा का सिंहासन प्राप्त करना किससे? हेमू से। इसलिए बैरम खान और जलालुद्दीन मोहम्मद अपनी सेना लेकर पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़े और इधर दिल्ली से डिफेंड करने के लिए अपनी सेना लेकर गया हेमू। और हम सब जानते हैं 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का द्वितीय युद्ध। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ अकबर और हेमू के बीच। अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहा था और हम सब जानते हैं हेमू ही क्या कहलाता है? विक्रमादित्य। इसीलिए इस युद्ध को बैरम खान वर्सेस या बैरम खान बनाम विक्रमादित्य युद्ध भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे पानीपत की इस दूसरी लड़ाई में बैरम खान डिफीटेड एंड किल्ड हेमू। बैरम खान ने हेमू को पराजित करके उसकी हत्या की और मुगल डायनेस्टी जो एक बार फिर से डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आई, उसे बचाया किसने? बैरम खान ने। लेकिन क्योंकि अकबर की उम्र या जलालुद्दीन मोहम्मद की उम्र अभी काफी कम थी, इसलिए उसका संरक्षक, उसका गार्जियन बना बैरम खान। और अगले 4 साल तक 1556 से लेकर 1560 तक केवल नाम का मुगल बादशाह रहा जलालुद्दीन मोहम्मद, लेकिन प्रैक्टिकली शासन मुगल साम्राज्य में किया बैरम खान ने। 4 साल तक अकबर का संरक्षण करता रहा बैरम खान। लेकिन 4 साल के बाद वफादार बैरम खान की भी नीयत में खोट आ गया, क्योंकि लोगों ने उसे भड़काया कि अकबर का संरक्षण करने की जरूरत नहीं, अपने बेटे को क्या कर दीजिए? अगला रूलर बना दीजिए। इसलिए बैरम खान ने ही जलालुद्दीन मोहम्मद के खिलाफ बगावत कर दी और 1560 ईस्वी में लड़ा गया बैटल ऑफ तिलवाड़ा। बैटल ऑफ तिलवाड़ा या तिलवाड़ा का युद्ध जो लड़ा गया अकबर और बैरम खान के बीच। अकबर और बैरम खान के बीच लड़ा गया तिलवाड़ा का युद्ध, जिसमें अकबर डिफीटेड बैरम खान, जिसमें अकबर ने बैरम खान को पराजित किया। लेकिन बैरम खान की हत्या नहीं की, क्योंकि बैरम खान उसका गार्जियन था, उसका संरक्षक था। इसीलिए अकबर ने बैरम खान को आदेश दिया कि वो हमेशा के लिए हथियार डालकर मक्का शरीफ चला जाए या मक्का की यात्रा पर हज चला जाए। इसके बाद फाइनली बैरम खान का जो इन्फ्लुएंस था, संरक्षण था, वो समाप्त हुआ और 1560 में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हुआ जलालुद्दीन मोहम्मद। लेकिन टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई थी। हम सब जानते हैं अकबर वाज इलिटरेट, पूरी तरीके से अनपढ़ था। अकबर ये बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानता था। एक तो उम्र कम थी, ऊपर से तजुर्बा बिल्कुल नहीं था, और ऊपर से ये इलिटरेट भी था, निरक्षर भी था। इसलिए इसे डिसीजंस लेने में काफी परेशानियां हुआ करती थी। अगले 2 साल तक 1560 से लेकर 1562 तक मुगल डायनेस्टी में, मुगल साम्राज्य में जितने भी डिसीजंस लिए गए, वो लिए गए जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से। लेकिन वो जलालुद्दीन मोहम्मद ने नहीं, बल्कि उसकी दाई मां ने लिए, जिसका नाम था महामनगा। हम सब जानते हैं जब अकबर का जन्म हुआ था तो अकबर का पिता हुमायूं नवजात उम्र में ही अकबर को उसकी दाई मां महामनगा और जीजी अंगा के पास छोड़कर चला गया था। और हम सब जानते हैं महामनगा ने ही लालन पालन किया था अकबर का। इसलिए अपनी सगी मां से भी ज्यादा वो किससे प्रभावित था? महामनगा से। और जो महामनगा कह दिया करती थी, बस वही डिसीजन सुना दिया करता था जलालुद्दीन मोहम्मद। इसलिए जब इतिहासकारों ने अकबर के इस 2 साल की रूलिंग पीरियड के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि दैट वाज अ कर्टेन रूल इन मुगल डायनेस्टी। वो मुगल साम्राज्य में एक पर्दा शासन था। इस 2 साल के पीरियड को ही पर्दा शासन या पेटीकोट गवर्नमेंट या पेटीकोट सरकार कहा जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं यहाँ पर नाम का मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन प्रैक्टिकली सारे के सारे डिसीजन लेने वाली कौन थी? महामनगा। और इसी 2 साल के पीरियड में ही अकबर ने किया एज एन इंडिपेंडेंट रूलर अपना सबसे पहला आक्रमण। और ध्यान रखेंगे 1561 में 1561 ईस्वी में अकबर डिड हिज फर्स्ट अटैक ऑन बाज बहादुर ऑफ मालवा। अकबर ने अपना सबसे पहला आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया और बाज बहादुर को अपने अधीन करके अपनी सेना लेकर वो बढ़ा किधर? आमेर की तरफ, राजस्थान की तरफ। और हम सब जानते हैं उस समय आमेर में रूल किया करता था राजा भारमल। और क्योंकि राजा भारमल को जब पता चला कि मुगलों की सेना आमेर पर आक्रमण करने के लिए आ रही है, तो राजा भारमल ने अकबर के सामने सरेंडर किया और अकबर के ही संरक्षण में शासन करना स्वीकार किया। इसलिए वैवाहिक संबंध शुरू हुए और अकबर ने राजा भारमल की ही पुत्री से एक राजनीतिक विवाह किया, पॉलिटिकल मैरिज की। और हम सब जानते हैं इन 1561 अकबर गॉट मैरिड टू हरखाबाई। 1561 में ही अकबर ने हरखाबाई के साथ विवाह किया, हु वाज डॉटर ऑफ किंग भारमल ऑफ आमेर, जो आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। ध्यान रखेंगे कुछ इतिहासकारों ने हरखाबाई को ही क्या माना है? जोधाबाई माना है। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार यही कहते हैं कि जोधाबाई का तो वास्तविक नाम जगत गोसाई था, वो अकबर की नहीं, अकबर के पुत्र सलीम की पत्नी थी। लेकिन अकबर की पत्नी का नाम हरखाबाई था, जो राजा भारमल की पुत्री थी, और यही इतिहास में प्रसिद्ध हुई है मरियम उज जमानी के नाम से। यही कहलाती है मरियम उज जमानी। फाइनली 1562 में महाम अनगा का भी प्रभाव समाप्त हुआ और फाइनली सारे के सारे डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेने के लिए स्वतंत्र हुआ जलालुद्दीन मोहम्मद। और अब इसने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसी नीतियां चलवाई, जिसकी वजह से इतिहास में क्या हुआ? महान मुगल बादशाह साबित हुआ। इन 1562 ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी। 1562 ईस्वी में जलालुद्दीन मोहम्मद ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसी के अगले साल इन 1563 ही बैंड सती सिस्टम। 1563 में इसने सती प्रथा प्रतिबंधित की। और इसी के अगले साल इन 1564 जलालुद्दीन मोहम्मद रिमूव्ड पिलग्रिमेज टैक्स एंड जजिया। 1564 ईस्वी में अकबर ने, जलालुद्दीन मोहम्मद ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर समाप्त किए। हम सब जानते हैं गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला कर ही जजिया कहलाता था, जो भारत में सबसे पहले किसने अप्लाई किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने अप्लाई किया था। और ध्यान रखेंगे हिंदुओं को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए देना होता था तीर्थ यात्रा कर, जिसको भी आकर समाप्त किया किसने? अकबर ने। और जब जलालुद्दीन मोहम्मद ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया समाप्त किए, तो इसी बात से खुश होकर हम सब जानते हैं हिज सिटीजंस गिव हिम द टाइटल ऑफ अकबर। इसकी जनता ने इसे अकबर की उपाधि दी। His citizens gave him the title of अकबर। ध्यान रखेंगे अकबर इज नॉट हिज नेम, दैट वाज अ टाइटल। अकबर का मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। इसी के बाद कहलाया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसके अलावा ध्यान रखेंगे अकबर स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम इन हिज रूलिंग पीरियड। अपने शासनकाल में अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की,
जिसे कहां से अडॉप्ट किया गया था, विच हैज बीन टेकन फ्रॉम मंगोलिया। मंगोलिया में कभी चंगेज खान मनसबदारी प्रथा चलाया करता था, और मनसबदारी में हुआ क्या करता था, ध्यान रखेंगे, मनसबदारी प्रथा में किसी भी सेनापति या किसी भी सेनानायक को एक पूरा का पूरा प्रांत दिया जाता था, और प्रांत के प्रशासन के साथ साथ उसे एक बटालियन, एक सैन्य टुकड़ी भी दी जाती थी, और वो उस मनसब का मनसबदार कहलाता था। जैसे हमने एकता और इक्तदारी प्रथा पढ़ा था जो इल्तुतमिश ने चलवाई थी, उसमें केवल और केवल प्रांत दिए जाते थे, लेकिन मनसबदारी में प्रांतों के साथ साथ एक बटालियन, एक सेना की टुकड़ी भी दी जाती थी, जिसको मनसबदारी प्रथा कहा करते थे, और ये अकबर के टाइम पर शुरू हुई थी। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, ही ऑल्सो स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ अकबर ऑल्सो स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ सुलह-ए-कुल। अकबर ने अपने शासनकाल में सुलह-ए-कुल की नीति भी अपनाई। अभी तक जितने भी रिलीजियस डिसीजंस हुआ करते थे, जितने भी धार्मिक निर्णय हुआ करते थे, वो दरबार के काजी लिया करते थे। हम सब जानते हैं द रिलीजियस जस्टिस इन इस्लाम इज नोन एज काजी। लेकिन अकबर ने एक घोषणा करवाई थी कि अब रिलीजियस डिसीजंस भी उसी की देखरेख में होंगे और वही लेगा, इसलिए उसने उसी को क्या कहा गया, सुलह-कुल की नीति कहा गया। क्योंकि हम सब जानते हैं अकबर वाज अ सेकुलर रूलर, ये सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट किया करता था, बराबर वैल्यू दिया करता था, इसलिए इसने सुलह-कुल की नीति अपनाई थी ताकि सारे के सारे रिलीजियस डिसीजंस भी कौन ले सके, अकबर खुद ले सके। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अकबर वॉज द फॉलोअर ऑफ अ फेमस सूफी सेंट। अकबर एक प्रसिद्ध सूफी संत का अनुयायी था, जिन्हें हम जानते हैं शेख सलीम चिश्ती के नाम से। अकबर वॉज द फॉलोअर ऑफ ए फेमस सूफी सेंट नेम्ड शेख सलीम चिश्ती, जो अपनी कॉटेज बनाकर रहा करते थे कहां पर, फतेहपुर सीकरी में। ये फतेहपुर सीकरी के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, जो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। फतेहपुर सीकरी में ही अपनी कॉटेज बनाकर रहा करते थे शेख सलीम चिश्ती, और इन्हीं का अनुयायी, इन्हीं का डिसाइपल हुआ करता था अकबर। ध्यान रखेंगे, इन 1569 ईस्वी में अकबर से सनबॉर्न 1569 ईस्वी में अकबर के पुत्र का जन्म हुआ कहां पर, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की ही कॉटेज में। और क्योंकि अकबर के गुरु की ही कॉटेज में अकबर के पुत्र का जन्म हुआ था, इसलिए अकबर ने अपने गुरु के नाम पर ही अपने बेटे का नाम क्या रखा, सलीम। और हम सब जानते हैं यही सलीम आगे चलकर अगला मुगल बादशाह बनेगा बाय द नेम ऑफ जहांगीर। लेकिन ध्यान रखेंगे, मुगल बादशाह की बिगड़ैल औलाद ही किसको कहा जाता है, सलीम को कहा जाता है, क्योंकि सलीम ही मुगल काल में वो बेटा, वो पुत्र था जिसने पिता के ही खिलाफ विद्रोह करने की शुरुआत की थी या परंपरा शुरू की थी। अकबर के बेटे का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कॉटेज में हुआ था, इसलिए अपने गुरु के नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम ही क्या रखा था, सलीम रखा था। इसके बाद इन 1572 अकबर वेंट टू हिज गुजरात मिशन। 1572 ईस्वी में अकबर अपने गुजरात अभियान पर गया, एंड ही एडेड गुजरात इन मुगल एम्पायर, और इसने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाया। और ध्यान रखेंगे, गुजरात तक जाने वाला ये इकलौता मुगल बादशाह था जिसने गुजरात तक जाकर गुजरात को भी जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया था। जब ये गुजरात अभियान पर गया तो गुजरात अभियान के ही दौरान इसने सबसे पहले दर्शन किए समुद्र के। और ध्यान रखेंगे, इसकी सबसे पहली मुलाकात हुई किससे, पोर्चुगीज या पुर्तगालियों से। हम सब जानते हैं दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी के ही शासनकाल में 1498 में पुर्तगाली भारत में आ चुके थे, लेकिन पुर्तगालियों से अकबर की सबसे पहली मुलाकात 1572 में हुई थी, जब ये गुजरात अभियान पर गया था। इसी दौरान इसने सबसे पहले समुद्र देखा था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, गुजरात की ही सफलता के उपलक्ष्य में ऑन द ओकेजन ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुजरात इन 1573 अकबर बिल्ट बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सीकरी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। हम सब जानते हैं भारत का सबसे बड़ा दरवाजा ही क्या कहलाता है, बुलंद दरवाजा कहलाता है, जिसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा करवाया गया था। और इतना ही नहीं, ध्यान रखेंगे, अकबर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया, और मुगलों की नई राजधानी बनी फतेहपुर सीकरी। और केवल राजधानी ही शिफ्ट नहीं की, इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने और कई ऐसी स्मारकें बनवाई, कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनवाए जो अकबर के शासनकाल के हैं। जैसे इसने फतेहपुर सीकरी में बनवाया इबादत खाना। अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी में बनवाया पंच महल। ध्यान रखेंगे, पंच महल को ही क्या कहा जाता है, ड्रीम ऑफ स्टोन्स कहा जाता है। इसके अलावा वहीं पर बनवाया गया मरियम महल, और फतेहपुर सीकरी में अकबर के ही द्वारा बनवाया गया टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती का मकबरा। टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती या सलीम चिश्ती का मकबरा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अकबर बिल्ट 3 फोर्ट्स इन हिज रूलिंग पीरियड। अपने शासनकाल में इसने 3 किले बनवाए। सबसे पहला आगरा फोर्ट या आगरा का किला, दूसरा इलाहाबाद फोर्ट या इलाहाबाद का किला, और तीसरा लाहौर फोर्ट या लाहौर का किला। इन तीनों के तीनों किलों का निर्माण अकबर के ही शासनकाल में अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद अकबर के ही शासनकाल में लड़ा गया एक प्रसिद्ध युद्ध 1576 में, विच इज नोन एज बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच। लेकिन ध्यान रखेंगे, इस मिशन में अकबर की तरफ से अकबर नहीं, अकबर का सेनापति क्या था जिसका नाम था मान सिंह। अकबर का ही कमांडर इन चीफ या सेनापति हुआ करता था मान सिंह, जो भतीजा था किसका, महारानी हरखाबाई का। हम सब जानते हैं राजा भारमल की पुत्री थी हरखाबाई, और भारमल का ही पुत्र था भगवान दास। उसी भगवान दास का बेटा हुआ करता था मान सिंह, और बेटी हुआ करती थी मानबाई, जो आगे चलकर जिसका विवाह सलीम से किया जाएगा।
1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना की तरफ से मानसिंह ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। अकबर के एक मित्र हुआ करते थे जो सिखों के चौथे गुरु थे, जिनका नाम था गुरु रामदास। ही वॉज फोर्थ गुरु ऑफ सिक्स। अकबर ने अपने मित्र गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन गिफ्ट की थी, उपहार में दी थी, और उसी 500 बीघा जमीन पर एक नगर, एक शहर बसाया था गुरु रामदास ने, जिसे रामदास नगर या चक गुरु कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, यही शहर वर्तमान में क्या कहलाता है? अमृतसर। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा ही की गई थी, जो सिखों के चौथे गुरु थे, और उसी भूमि पर की गई थी जो भूमि अकबर ने दान में दी थी किसे? गुरु रामदास को। और ध्यान रखेंगे, उसी भूमि पर 1589 में कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया गया था गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब का, विच इज कॉमनली नोन एज गोल्डन टेम्पल। और आपसे पूछेंगे कि बताइए, गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? तो ध्यान रखेंगे, 1589 में सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही गोल्डन टेम्पल का निर्माण शुरू करवाया गया था। तो ध्यान रखेंगे, अगर गोल्डन टेम्पल के निर्माण कार्य का पूछा जाए तो क्रेडिट गोज टू गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु हुए हैं। और आपसे पूछें कि बताइए, गोल्डन टेम्पल की नींव किसने रखी थी? तो ध्यान रखेंगे, हजरत मियां मीर ने। हजरत मियां मीर के द्वारा ही नींव रखी गई थी गोल्डन टेम्पल की। और ध्यान रखेंगे, गोल्डन टेम्पल पर जो गोल्ड प्लेटिंग हुई है, जो स्वर्ण परत चढ़ाई गई है, वो चढ़ाने वाला था महाराजा रणजीत सिंह। वो चढ़वाई गई महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। इसके बाद ध्यान रखेंगे, अकबर्स रूलिंग पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर्स पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदी और फारसी साहित्य का जो विकास हुआ वो अकबर के ही शासनकाल में हुआ, और अकबर ने कई सारे हिंदू धर्म के ग्रंथों का भी फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। और ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा एपिक, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत का भी फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के ही शासनकाल में करवाया गया, लेकिन किस नाम से? रज़्मनामा के नाम से। ध्यान रखेंगे, पर्शियन महाभारत इज नोन एज रज़्मनामा, और इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अकबर ऑल्सो गेव कंजर्वेशन टू द पेंटिंग्स। अकबर ने चित्रकला को भी संरक्षण दिया था। एंड द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ अकबर वर दशवंत एंड बसावन। अकबर के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे दशवंत और बसावन। ये अकबर के समकालीन, अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे, जिनके नाम दशवंत और बसावन थे। इसके बाद इन 1582 अकबर फाउंडेड अ न्यू रिलीजियन नेम्ड दीन इलाही। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की, और अकबर ने ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति दीन इलाही धर्म को अपनाना चाहे वो रविवार के दिन मेरे दरबार में आकर मेरे सामने सिजदा और पायबोस करे और जोर से कहे अल्लाहू अकबर। जैसे ही वो ये कहेगा वो किस धर्म का माना जाएगा? दीन इलाही धर्म का। लेकिन ध्यान रखेंगे, केवल और केवल मुसलमानों ने ही दीन इलाही धर्म को अपनाया था, इसे अडॉप्ट किया था। सिर्फ एक हिंदू था हु अडॉप्टेड दीन इलाही, और हम सब जानते हैं ही वाज बीरबल। द ओनली हिंदू हु अडॉप्टेड दीन इलाही वाज बीरबल। दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था, एंड द एक्चुअल नेम ऑफ बीरबल वाज महेश दास। इसका वास्तविक नाम महेश दास था। और जिस साल अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया, इसी के अगले साल ही स्टार्टेड इलाही संवत। इसने इलाही संवत चलवाया। ही स्टार्टेड इलाही कॉइन्स। इसने इलाही सिक्के जारी कराए। ही स्टार्टेड अ मेजरमेंट यूनिट इलाही गज। भूमि मापन की एक नई इकाई इलाही गज चलवाई अकबर ने। और ध्यान रखेंगे, इसी साल ही चेंज द नेम ऑफ प्रयाग इनटू इलाहाबाद। अकबर ने ही प्रयाग का नाम बदल कर क्या रखा था? इलाहाबाद रखा था। इसके बाद ही अगेन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम फतेहपुर सीकरी टू आगरा। फतेहपुर सीकरी में बार बार सूखा पड़ने के कारण और वहां पर सिंचाई व्यवस्था भरपूर ना होने के कारण अकबर ने राजधानी को दोबारा से फतेहपुर सीकरी से कहा स्थानांतरित किया आगरा, और मुगलों की राजधानी आगरा वापस लौट गई। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अकबर के शासनकाल में चलने वाले सबसे बड़े स्वर्ण सिक्के को या सबसे बड़े गोल्ड कॉइन को क्या कहा जाता था? शंसबी कॉइन या शंसबी सिक्का।
इसके बाद ध्यान रखेंगे इन 1598 अकबर से सन सलीम डिड रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। अकबर के खिलाफ हुआ सलीम का विद्रोह, जिसमें सलीम की मदद पुर्तगालियों ने की। और ध्यान रखेंगे पुर्तगालियों के साथ मिलकर सलीम ने अकबर के ही खिलाफ विद्रोह कर दिया और जाकर इलाहाबाद के किले पर अधिकार करके खुद को स्वतंत्र मुगल बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन अकबर के द्वारा मानसिंह को भेजकर यह विद्रोह नियंत्रित करवाया गया। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि मुगल काल में, मुगल पीरियड में पिता के ही खिलाफ विद्रोह कर देने की जो परंपरा थी वो शुरू किसने की थी? सलीम ने की थी। मानसिंह ने जाकर इस विद्रोह को नियंत्रित किया, लेकिन सलीम बार बार विद्रोह करने लगा अकबर के खिलाफ, जिससे बेहद परेशान हुआ अकबर। और हद तो तब हुई जब 1602 ईस्वी में सलीम किल्ड अबुल फजल, जब सलीम ने अबुल फजल की हत्या करवा दी। अकबर के ही नवरत्नों में से एक हुआ करता था अबुल फजल। इसी ने अकबर की जीवनी या बायोग्राफी भी लिखी थी। अबुल फजल की ही हत्या सलीम ने करवा दी थी 1602 ईस्वी में, जिसमें उसकी हेल्प की थी वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला के साथ मिलकर सलीम ने अबुल फजल की हत्या करवाई। हु वाज वीर सिंह बुंदेला? ध्यान रखेंगे ही वाज फाउंडर ऑफ झांसी। झांसी का संस्थापक ही कौन था? वीर सिंह बुंदेला। और जैसे ही अकबर को पता चला कि अकबर के पुत्र सलीम ने अबुल फजल की हत्या करवा दी है वीर सिंह बुंदेला से, इस बात से इतना ज्यादा क्रोधित हुआ अकबर कि अकबर ने घोषणा करवा दी कि मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी अगला मुगल बादशाह सलीम नहीं बल्कि सलीम का बड़ा बेटा होगा, जिसका नाम था खुसरो। लेकिन सलीम को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब अकबर बीमार हुआ और बेड रेस्ट पर पहुंचा और अपने अंतिम क्षणों में पहुंचा तो सलीम को रियलाइज हुआ कि ऐसा ना हो कि मुझे सिंहासन से वंचित कर दिया जाए। इसलिए सलीम ने अंतिम रूप से जाकर अकबर से माफी मांगी। मानसिंह और टोडरमल के कहने पर अकबर ने सलीम को माफ भी किया। इसलिए 1605 ईस्वी में अकबर के मरते ही अगला मुगल बादशाह सलीम बना जहांगीर के नाम से। लेकिन जहांगीर के सिंहासन पर बैठने की बात नहीं पसंद आई उसके बड़े बेटे को खुसरो को, क्योंकि पहले खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। अब सिंहासन पर बैठने के सपने वो भी सज चुका था। इसलिए जिस साल शासनकाल शुरू होगा जहांगीर का, उसके अगले ही साल हो जाएगा खुसरो का विद्रोह। और पिता के खिलाफ विद्रोह करने की जो परंपरा है वो मुगल काल में चल पड़ेगी, जो शुरू की थी सलीम ने। तो अकबर के टाइम पर सलीम का विद्रोह, जहांगीर के टाइम पर खुसरो का विद्रोह। फिर हम शाहजहां के टाइम पर देखेंगे कि औरंगजेब तो शाहजहां को ही क्या कर लेगा, कैद कर लेगा, बंदी बना लेगा। और फिर औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब के बड़े बेटे अकबर का विद्रोह होगा और परंपरा चल पड़ेगी पिता के ही खिलाफ विद्रोह करने की। अकबर के शासनकाल में अगली महत्वपूर्ण घटना घटित हुई 1599 ईस्वी में। जॉन मिल्डे नहाल 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डे नहाल नाम का पहला ब्रिटिशर हिंदुस्तान आया। कहने का मतलब जब अंग्रेज भारत में आए तो समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। अकबर के ही शासनकाल में अंग्रेजों का आगमन हुआ। एक अंग्रेज अकबर के दरबार में भी विजिट करने आया था, जिसका नाम था रॉल्फ फिंच। अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज था रॉल्फ फिंच। और ध्यान रखेंगे जिस समय अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था उस समय ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। और ध्यान रखेंगे अकबर के ही शासनकाल में 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में स्थापना हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कहां पर हुई थी? लंदन में। फाइनली ध्यान रखेंगे इन 1605 अकबर डाइड बाय डिसेंट्री। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु अतिसार रोग से हुई। और हम सब जानते हैं अकबर का मकबरा कहां पर है? आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर। द बायोग्राफी ऑफ अकबर इज आईने अकबरी। अकबर की जीवनी का नाम आईने अकबरी या अकबरनामा है। जिसे लिखा था अबुल फजल ने, जो अकबर के नवरत्नों में से ही एक हुआ करता था। इसके बाद लिख लीजिए 9 जेम्स ऑफ अकबर। अकबर के नवरत्न। हम सब जानते हैं अकबर के दरबार में अकबर के सबसे खास 9 लोग हुआ करते थे, जिन्हें अकबर के नवरत्न कहा जाता था। भारत के इतिहास में अपने दरबार में नवरत्न सबसे पहले गुप्त काल में रखे गए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। लेकिन हम सब जानते हैं सबसे प्रसिद्ध किसके नवरत्न है? अकबर के नवरत्न। लिख लीजिए सबसे पहला बीरबल, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। दूसरा तानसेन, जिसका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। तीसरा मानसिंह, जो सेनापति हुआ करता था अकबर का। चौथा टोडरमल, जो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर या भूराजस्व मंत्री हुआ करता था। अबुल फजल। छठा अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैरम खान का बेटा भी था और सलीम का संरक्षक भी। इसके बाद लिखिए फैजी। नेक्स्ट मुल्ला दो प्याजा। और लास्ट फकीर अजीउद्दीन।
वाह, चार बाग क्या होता है मेरे भाई। मुगल काल में जितने भी मकबरे बना करते थे ना, हर मकबरे के सामने एक गार्डन, एक लॉन बना करता था जो चार पार्ट में डिवाइड होता था। ताजमहल के सामने देखना, ताजमहल का जब ऊपर से पिक्चर देखेंगे ना, तो जो सामने बागान है वो चार भागों में डिवाइडेड है। चार बाग की परंपरा बोलते हैं उसको। एक आदमी पूछ रहा है हरमंदिर साहिब कौन थे। मेरे भाई, आज आपने अफीम का सेवन ज्यादा कर लिया है जी। दैट्स ऑल अबाउट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कल मुलाकात होगी।